12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बच्चियों का हम वेलकम कर रहे हैं फिजिक्स वेत्ता चैनल पर। आप सभी के लिए 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की गई है। हम जो है केमिस्ट्री पर आपसे बातचीत करेंगे। यदि इन सवालों को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप अपनी समझ इस पर बना रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं काफ़ी बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और 70 में से 35 सवालों का जवाब आपको देना होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग की यह एक्सपेक्टेशन है कि सवाल जो है इसी में से आपको नज़र आएंगे परीक्षाओं में। तो शुरू करें लोग। पहला सवाल स्क्रीन पर है कि पिंड केंद्रित घनाकार बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो हम लोग को पता है कि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो हम लोग पता है कि क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर कुछ परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पर। कहाँ होते हैं? ये क्यूब जो है, घन जो है, इसके कॉर्नर पर, कोने पर 8 परमाणु होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसके बॉडी के सेंटर में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तो 8 × 1/8 और प्लस हो गया आपका 1, 8 से 8 कट गया, तो 1 + 1 बराबर कितने परमाणु होंगे? तो इनका कंट्रीब्यूशन हो गया 2 परमाणु। तो जवाब आपका जाएगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 एटम्स आपके जवाब में ये। ठीक है, आगे इसी तरह आपसे कोई पूछे कि एफसीसी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो एफसीसी में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो एफसीसी में परमाणु की संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। कैसे पता चलेगा? तो हम लोग पिछली बार करके देखे थे लोग कि उसमें क्या होता है कि 8 × कॉर्नर्स पर एटम तो रहेंगे ही, अब प्लस आपके फेस के सेंटर में भी एटम्स रहेंगे। तो 6 × 1/2। ये एफसीसी के लिए, ये एफसीसी के लिए पिछली बार हम लोग चर्चा किए थे कि एफसीसी, और ये बीसीसी का है, बीसीसी। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 और यहाँ पर 2/3 6, मतलब कितना हो गया? 3 1 4 एटम्स। ठीक है, तो ये जवाब आपका आएगा बीसीसी के लिए। और इसी तरह क्यूबिक सेल रहा है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन आपका केवल कॉर्नर्स पर ही एटम होते हैं। तो 8 × 1/8, तो वहाँ पर एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए, एससीसी के लिए आपका हो जाएगा 1। 8 × 1/8 = 1 एटम। ठीक है जी। और ये आपका 4 एटम्स, और यहाँ भी आपका 2 एटम्स। ठीक है, तो ये आपका जवाब कितना आया कि भाई इसमें बीसीसी में 2। अगले सवाल की तरफ मूव करें लोग। अगला सवाल है कि कौन जो है रवादार क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। मतलब कौन जो है आपका एमॉर्फस, कौन जो रवादार क्रिस्टलीय, मतलब कि क्रिस्टलाइन ठोस नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो कौन सा है? इसमें ग्लास है, कांच इसका जवाब है। जबकि KCl, CaCl और रोम्बिक सल्फर ये सब होंगे क्रिस्टलीय। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन हो, रवेदार हो जाए। ये सब आपका रवेदार हो जाएगा, रवेदार या क्रिस्टलीय। ये भी आपका रवेदार हो जाएगा, ये भी आपका रवेदार। तो जवाब क्या आ जाएगा? बेरवेदार या अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो नहीं पर आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, नहीं पर ध्यान देंगे। इस पर हाँ पर ध्यान देंगे, नहीं देना इसमें क्या है, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे कि नहीं, नहीं जो है पूछा क्या जा रहा है आपसे, नहीं। तो सवाल पढ़ करके जवाब इसका क्या आएगा? कांच आएगा। अगले सवाल की तरफ आए लो। अगला सवाल आपके पिंड केंद्रीय बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितनी होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक पिछली बार किए थे, पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने पैकिंग एफिशिएंसी जाना था। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो बीसीसी का आता है वो आता है कितना? 68%, या 0% के रूप में देखें तो 68%। तो फ्री स्पेस कितना हो गया? कितनी जगह भारी बच गई? तो फ्री स्पेस हो गया, कैसे निकालेंगे लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 100 में से आप घटा दीजिए 68, तो ये हो गया 32%। कितना है जी? 32%। ठीक है, तो 100 में से 68 घट गया तो 32%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करें। अगला सवाल है अपना कि हीरा जो है किस तरह की, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की का रवा क्रिस्टल है। तो हीरा जो होता है सहसंयोजक रवा है, सहसंयोजक रवा है। और हीरे का स्ट्रक्चर
भी आप लोग परिचित हैं, उसको हीरे के स्ट्रक्चर से आप लोग क्या है परिचित है, उसको जरा स्ट्रक्चर देखा जाए कि कैसे स्ट्रक्चर इसका आ रहा है, हीरे का स्ट्रक्चर या डायमंड का स्ट्रक्चर हम लोग। तो ये हो गया हीरे का स्ट्रक्चर, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही हो गया क्या, सेंटर में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हीरे का स्ट्रक्चर। अगले सवाल की ओर मूव करेंगे लोग। इन दी डायमंड ईच कार्बन एटम फॉर्म्स जो है 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये सेंटर में एक एटम है और ये बाकी एटम से जुड़ करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आप लोग परिचित हैं, 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म है टेट्राहेड्रल से। अगले सवाल की तरफ आए लोग। अगला सवाल है अपना कि NaCl की संरचना कैसी होती है। तो NaCl की संरचना सब कैसी होती है, फलक केंद्रित होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप लोग समझ रहे हैं ना क्या होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो एक तो एटम्स किसी क्यूब के कॉर्नर्स पर होते हैं, अभी बातचीत हम लोग ने की क्यूब के कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स हो गए, तो क्या हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कॉर्नर्स पर एटम्स हो गए और फेस के सेंटर में एटम होंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की यही खासियत है कि इसमें क्या होंगे कि फेस पर, हर फेस के सेंटर में एटम्स होंगे और क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े लो। अगला सवाल है आपका कि कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस का, एक सवाल इसी तरह PYQ हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोस का फिर एक जवाब आ गया, सवाल आ गया, तो क्या है कांच इसका जवाब आएगा। जबकि NaCl, ZnS और SiC क्या है, SiC आपका ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो गए। NaCl और ZnS आयनिक ठोस के ठोस के उदाहरण हो गया। और यह उदाहरण क्या हो गया, ये हो गया आपका सहसंयोजक ठोस के, कोवैलेंट ठोस का उदाहरण हो गया, सहसंयोजक ठोस, योजक ठोस। अगले सवाल की तरफ बढ़े लो। अगला सवाल है अपना कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष आता है, तो सबको पता है F सेंटर दोष आता है। क्या होता है कि अनायनिक वैकेंसीज होती है और उस किसके द्वारा अनायनिक वैकेंसीज में कौन जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाने से ये F सेंटर दोष आता है। ऋणायन जो खाली स्थान पकड़ लिया जाता है, कौन सा दोष होता है, तो F सेंटर। ये F वर्ड कहाँ से आया, थोड़ा इससे पर भी बात हम लोग कर लें। F जो वर्ड आया है फारबेनजेंटर, ये जर्मन वर्ड है, फारबेनजेंटर। तो फारबेनजेंटर वर्ड जो है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कलर, रंग। ठीक है, तो ये रंग कैसे आया, तो ठीक है, इसका मतलब है रंग या कलर। जैसे सोडियम क्लोराइड को जो है सोडियम के वेपर में, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में गर्म किया जाए तो उसका रंग जो होता है पीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े लोग। अगला सवाल है बेरवेदार, फिर सवाल आपका रिपीट हो रहा है, जो सवाल इसी तरह के आते हैं। तो अच्छी कोशिश हुई है कि जितने 500 इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन पर आपसे बातचीत हो। बेरवेदार ठोस का उदाहरण तो सबको ही जान रहा है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सब आपके रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक, कांच, ये सब इसके बेरवेदार ठोस के एग्जाम्पल हो गए। अगला जो है SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। ठीक है जी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका बंधों के आधार पर क्रिस्टल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो होता है आणविक क्रिस्टल, 4 टाइप्स। पहला टाइप हो गया आणविक क्रिस्टल, मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। बंध के आधार पर क्रिस्टल मुख्यतः हो गया आणविक हो गया। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, अणु हो गया, माने किनसे मिलकर के बना है, कंस्टिट्यूएंट मतलब कि अणु हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा है आपका आणविक क्रिस्टल के बाद आपका है आयनिक
आयनिक में किससे बना है, आयनिक क्रिस्टल किससे मिलकर बना है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। संरचना के संरचनात्मक तत्व क्या, संरचनात्मक तत्व क्या क्या, संरचनात्मक इकाई क्या, संरचनात्मक में क्या हो जाए तो अणुओं से मिलकर के ही बना है। ये आयनिक क्या होता है, आयनिक में आयन से मिलके बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आयन हो गया। उसके बाद से धात्विक ठोस हो जाएगा, धात्विक। तो धात्विक में क्या होता है, धात्विक में होता है मतलब पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोक्लाइड। पॉजिटिव क्या होता है इसमें, पॉजिटिव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, पॉजिटिव आयन या धनायन होगा, धनायन किसमें रहेगा, तो सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के सी में डिलोकलाइज्ड धनायन रहेगा डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के सी में, धनायन, सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, धात्विक बंध पाया जाता है। आयनिक में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, और आणविक में, आणविक ठोस में कैसा बॉन्ड रहेगा, तो हम लोग सभी जान रहे हैं कैसे, ही डिस्पर्सन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स रहेगा, आयन आयन इंटरेक्शंस रहेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस है, इस तरह के बॉन्ड रहेंगे। और चौथा टाइप जो अपना होता है, चौथा टाइप क्या है, तो सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स, सहसंयोजक ठोस या सहसंयोजक क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, तो सहसंयोजक ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका एटम्स होगा, क्या हो गया, परमाणु होगा। और इसमें सहसंयोजन बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक। तो कार्बोरेंडम, क्या क्या एग्जाम्पल्स के, SiC हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, फिर क्या होता है, ये हीरा, ग्रेफाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हो गए, ठीक है। और धात्विक ठोस में मेटल्स जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आ गया। और यहाँ आयनिक ठोस के एग्जाम्पल NaCl हो गया, ये सब हो गया। और मोलिकुलर ठोस के एग्जाम्पल्स जैसे H2O का मोलिकुल हो गया, ये सब इसके O2, ठीक है, आणविक ठोस में। आगे बढ़े लो। अगला सवाल आपका, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। तो प्रकृति मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है 7। ये 7 सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम्स, कैसे नाम इसको याद रखेंगे, तो आपके लिए नाम ट्रैक्टर HMT, TRACTORHMT, ठीक है। C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, ठीक है जी, टेट्रागोनल हो गया। O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ORTHO, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, स्पेलिंग मिला लीजिएगा लो। R से रोम्बोहेड्रल, अगला है आपका H से हेक्सागोनल, इसके बाद से M से मोनोक्लिनिक, और इसके बाद T से ट्राइक्लिनिक। तो अभी तत्काल जो अभी यही आप याद रखें, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स याद रखने का तरीका है ट्रैक्टर HMT, ठीक है जी। तो ये आप 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप सब बुक से देख लेंगे। अभी जो फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे लो। अगले सवाल पर है कि SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो 0.7 पैकिंग प्रभाज जैसा FCC में होता है, वही इसका 0.7 SCP और HCP और किसका SCP और HCP, SCP और किसका और आपका क्या नाम है इसका, हाँ FCC, दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है 0.7। ये किसका होता है 0.68 किसका होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा BCC का होता है BCC, और सिंपल क्यूबिक का होता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम का होता है आपका 0.5%। अगले सवाल की तरफ आए लो। अगला सवाल है SCP संरचना में धातु की समन्वय संख्या क्या होती है, तो SCP में धातु की समन्वय संख्या 12 होती है।
12 कैसे होती है? तो अपने लेवल में, अपने तल में 6 जो है 6 अपने तल में, परमाणु 6 परमाणु अपने तल में, ठीक है। और प्लस क्या है? 3 ऊपर और 3 क्या है? +3 नीचे। तो इस तरह SCP में धातु की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ आए लो। अगला सवाल है, कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं? तो आपका ये जवाब आएगा HCP और CCP। फर्दर अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल है कि किस क्रिस्टल तंत्र में A, B और C बराबर नहीं हो और अल्फा बीटा गामा 90। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की ये खासियत है, ये विशेषता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये तीनों एजेस बराबर। जैसे क्या है, माचिस की डिब्बी जो है, माचिस की डिब्बी, क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि माचिस की जो डिब्बी है या डिब्बी, तो माचिस की डिब्बी में क्या होता है कि ये कोई भी साइड्स जो है किसी के बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगल्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा जो आपका 90 डिग्री होता है। अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करें। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड का जालक है तो अष्टफलकीय होते हैं। कैसा होता है सोडियम क्लोराइड का? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में होता क्या है कि Na+, तो आप Na+ जो है 6Cl- से घिरे रहते हैं। 6Cl- से क्या होते हैं? घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं। Na+ जो है 6Cl- से घिरे रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से अष्टफलकीय नेटवर्क बनाते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल क्या है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस लैटिसों की संख्या कितनी है? घनाकार माने क्यूबिक सेल में, तो क्यूबिक सेल में 3 होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक तो प्रिमिटिव या आद्य होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव। दूसरा होता है FCC भी होता है, और तीसरा क्या होता है? BCC होता है, BCC। तो ये सब आपके बुक जो है ठोस वाला जो चैप्टर, उसमें आप बाजाबते टेबल बना हुआ है, टेबल पर कभी डिस्कस करेंगे लो। अभी तत्काल जो है ये जाने के इसमें घनाकार क्रिस्टल में, और घनाकार क्रिस्टल की विशेषता भी आप दे सकते हैं। क्या होता है? A बराबर B बराबर C होता है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये तीनों क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़े लो। अगला सवाल क्या है कि कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देते? तो हम लोग जानते हैं शॉर्ट, एक थोड़ा तरीका बता रहे हैं। शॉर्ट, आप लोग शॉर्ट पढ़ने, कम होना, घटना, तो ये शॉर्ट की नाम से उस मैच करा लीजिए। शॉर्ट की में ये शॉर्ट की दोष में क्या होता है? शॉर्ट वर्ड से आ रहा है, वर्ड तो अलग है लेकिन इसमें साउंड सेम हो रहा है, तो इसलिए शॉर्ट से इसको जोड़ा जा सकता है। क्या शॉर्ट होता है? तो एक अनायन माने एक जो है धनायन, एक धनायन और एक ऋणायन, माने एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दोनों गायब हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एटम दोनों क्या होता है? गायब हो जाता है। और गायब होने से क्या होगा? गायब होने से क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व उनका काम है। घनत्व क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास माने द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान किसमें? तो इकाई, प्रति इकाई आयतन में। तो आयतन तो सेम रहा, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। द्रव्यमान इसके चलते कम हो गया। ये एक जोड़ा पॉजिटिव, एक जोड़ा चार्ज इसमें से गायब हो गया, इसके चलते द्रव्यमान कम हुआ, और इससे क्या हो गया? घनत्व तो इसका घट गया, ठीक है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट ये हो गया। अगला है अष्टफलकीय रिक्ति में कितने तो अष्टफलकीय रिक्ति ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो है कितने गोलों से घिरी रहती है? तो 6 गोलों से घिरी रहती है। अगला सवाल क्या है कि सबसे असमान, हाँ देखिए, जो त्रिनताक्ष सबसे नीचे में जो लिखे थे ट्रैक्टर HMT, जो हम लोग याद करने का तरीका है कि देखा हम लोगों ने, तो त्रिनताक्ष की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि A ≠ B ≠ C, और अल्फा बीटा और गामा ये भी आपका 90 के बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा ये 90 के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो सबसे असमान क्रिस्टल तंत्र आपका है त्रिनताक्ष। फलक केंद्रित इकाई
FCC इकाई सेल में पैकी गुणांक तो पहले ही पता हम लोग को है 0.64 होता है। कौन जो है धात्विक ठोस है, तो धात्विक ठोस क्या है, पीतल है, पीतल है धात्विक। पीतल किसका एलॉय है, तो जिंक और कॉपर का, कॉपर और जिंक का क्या है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु, मिश्र धातु। और इसमें होता क्या है, तो धात्विक ठोस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, आयंस, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ, इन ए सी ऑफ, पॉजिटिव आयन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, सी इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रिस्टल जालक में F केंद्र का अर्थ क्या है, तो ऋणायनी रिक्ति में फंसा इलेक्ट्रॉन, यही इसका मतलब है कि अनायनिक वैकेंसी है, उसमें इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, फंस गया है, उसी को बोला जाएगा F सेंटर। और इस पर डिस्कस भी कर लिए कि F कहाँ से आया और किस धातु की समन्वय संख्या जो है 8 होती है, तो पोटेशियम की समन्वय संख्या 8 होती है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो हीरा है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सब कार्बोरंडम है, SiC, ये सब इसका उदाहरण है। अगले सवाल की तरफ, अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहा जाता है, तो इसको आभासी ठोस भी कह सकते हैं, अतिशीतित सुपर कूल्ड लिक्विड भी, A और B दोनों इसका जवाब है। अगला है आपका, कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो समदैशिका, आइसोट्रोपिक, समदैशिकता, आइसोट्रोपी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। एनिजोट्रोपी, क्या प्रॉपर्टी है, एनिजोट्रोपी, एनिजोट्रोपी मतलब एनिजोट्रोपिक का है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी खासियत है, तो क्रिस्टलीय ठोस की खासियत एनिजोट्रोपिक है। माने कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब यदि मापा जाए, मापा जाए तो क्या होता है, तो विभिन्न डायरेक्शन में उनका मान अलग अलग आता है, यही इसका मतलब है। ऑप्टिकल गुणांक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखा जाए या ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसे दिखा जाए, तो क्या होता है, विभिन्न डायरेक्शन में अलग अलग होता है। ये प्रॉपर्टी है आपकी किसकी प्रॉपर्टी, तो क्रिस्टलाइन ठोस की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है का गुण। एनिजोट्रोपिक मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो विभिन्न डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उनकी कुछ कुछ अलग अलग होती है विभिन्न डायरेक्शन में। आगे बढ़े लो, अगला सवाल है, फ्रैंकेल दोष किस में पाया जाए, तो AGBR शॉर्ट की दोष भी दिखाता है और फ्रैंकेल दोष दोनों दिखाता है। अगला आपका, क्रिस्टल में कुल कितने प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ब्रेविस लैटिस 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। Na2O में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है, Na2O में एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। Na2O की स्ट्रक्चर होती है एंटी फ्लोराइड, FluorIT। एंटी फ्लोराइड में होते हैं क्या, Na प्लस रहेगा, टेट्राहेड, Na प्लस कहाँ पाया जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में Na प्लस रहेगा, ठीक है। और ये O2 माइनस जो है, O2 माइनस कहाँ जाएगा, ये O2 माइनस आपका आएगा कहाँ पर जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इसको घेरे रहेगा चारों तरफ से, मैंने 4 टेट्राहेड्रल साइड्स पर रहेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में Na प्लस रहेगा और इसको घेरे रहेगा 4O2 माइनस से घिरा रहेगा, Na प्लस 4O2 माइनस से घिरा रहेगा। कौन सा सांद्रण इकाई, अब दूसरे हम लोग यूनिट पर आ गए। दूसरा यूनिट आप लोग का है सॉल्यूशन या विलयन नामक चैप्टर, उस पर आ गए लो। तो उसमें जो पहला सवाल है कि
कौन सा सांद्रण इकाई तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो आप लोग जानते हैं द्रव्यमान जो है तापमान पर नहीं बदलता है। तो मोलरता, मोललता ये सब आपने पढ़ाई की है। तो मोलरता जो है वो आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मोललता जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो मोललता होती क्या है? मोललता को m से दिखाते हैं। क्या होती है मोललता? मोललता होती है, मोललता या मोललिटी क्या होती है? तो मोललिटी होती है कि विलेय के कितने, विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के कितने मोल है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसमें? तो 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित क्या कहेंगे? 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। और ये द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और द्रव्यमान जो है आपका टेम्परेचर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर से घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जवाब आया, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो मोललता। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है अपना कि HCl और H2O की स्थिर क्वाथी एजियोट्रोप मिश्रण में कितना प्रतिशत HCl होगा? तो 20.2% आपका HCl। एजियोट्रोप्स के बारे में पिछली बार में हम लोग चर्चा की थी। क्या होता है कि दो मिश्रण होते हैं लिक्विड्स के, और जो है बिना संगठन बदले, मतलब कि वेपर स्टेट में भी जानने पर उनका कंपोजिशन सेम रहता है, और समान तापक्रम पर उबलते हैं, बॉयल होते हैं। परासरणी दाब बढ़ता है जब, हाँ, तापक्रम बढ़ता है तब। क्या रिलेशन है? पाई इज इक्वल टू CRT। CRT पाई क्या है? तो पाई से हम दिखा रहे हैं परासरणी दाब को, और तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने पर परासरणी दाब क्या होगा? बढ़ेगा। किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो जो जितनी ज़्यादा आयन में टूटेगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखें लो, यहाँ पर Na2SO4 जो 2Na प्लस प्लस SO4 2-, मतलब कितने कण में टूटा? 3 आयनों में टूटा, 3 आयनों में टूटा। यहाँ देखेंगे NaOH 2 आयन में टूट रहा है, NH4NO3 भी 2 में टूट रहा है, KNO3 भी 2 में टूट रहा है। तो चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आयनों की संख्या हो रही है Na2SO4 में, इसीलिए क्या हो गया? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अगला है समपरासरी आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं मोलर संद्रण या परासरी दाब। वैसे दो घोल जिनके क्या होते हैं? परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं, उनको बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है? जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें कौन नहीं है? कौन है? हाँ, अणुसंख्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? तो परासरण। आपको पता है कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी केवल लिख देना है, बीपी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट FB। और चौथा क्या होता है? चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर।
अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार हो सकते हैं, और उसमें विलायक के अणु छोटे होते हैं, इसलिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं, निकल पाते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। पहले तो जो विलेय है, जो सॉल्यूट है, उसके मोलों की संख्या पहले निकाल लें। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल कितने हैं तो निकाल लेंगे लोग। विलेय का कितनी मात्रा, विलेय की कितनी मात्रा दी गई है? 18 ग्राम दी गई है। और विलेय क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? पहले ग्लूकोज का जो फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, तो C का 12 होता है। 12 कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो 6 गुना 12 से गुना करेंगे, और ये कितने हैं? 12 गुना 1 हाइड्रोजन के, और यहाँ पर 6 गुना कितना? 16। तो ये हो गया आपका तो ये जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 72 हो गया, और ये 12 हो गया, और 16 से 96, तो अब जोड़ेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 180 आएगा। ऐड करेंगे तो 180 ग्राम। तो मोलों की संख्या कितनी होगी? कितने मोल हो गए? तो मोल हो गया आपके 0.1 मोल। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.1 मोल। कितना में डिजोल्व है, कितना में घुलाया गया? तो 1000 ग्राम विलायक में घुलाया गया, 1000 ग्राम विलायक में। तो कैसे कहते हैं? मोललता के उस घोल को क्या बोलेंगे? ये मोललता निकालने का, मोललता का कंसेप्ट है। मोललता का कंसेप्ट क्या है? कि विलेय के कितने मोल, तो 0.1 मोल कितने में घुले हुए हैं? तो 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए हैं। तो इसका मतलब है क्या हो गया? कैसा सॉल्यूशन हो गया? 0.1 मोलल। 0.1 मोलल। वो घोल की का सांद्रण क्या हो गया? 0.1 मोलल। उस घोल को कहेंगे 0.1 मोलल। शुद्ध जल की मोलरता, फिर ये सवाल, शुद्ध जल का वेट कितना होता है? तो 1000 ग्राम। तो कैसे फिर निकालेंगे लोग? जल के मोल कितने हो गए? जल के मोल कितने हो गए? तो कैसे निकालेंगे? शुद्ध जल का वेट कितना होता है? 1000। और जल का अणुभार कितना होता है? अणुभार होता है 18 ग्राम। तो जब करेंगे तो एक 55 मोलों की संख्या होगी 55.5, और 55.5 आपका डिजॉल्व है 1 लीटर में। तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता हो जाएगी कितना? तो 55.5 मोल किस में डिजॉल्व है? 55.5 मोल घुला हुआ है किस में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर में। तो क्या हो जाएगा? 55.5 M हो गया, कैपिटल M इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, 55.5। और छोटा m से दिखाते हैं मोललता को, छोटा m से दिखाते हैं ये मोलल, या 0.1 M लिख सकते हैं, और ये कैपिटल M से इसको दिखाएंगे। अगला सवाल है कौन सा? कि घोलक के 1 kg में विलेय के मोलों की संख्या को ही तो कहते हैं कि विलायक के घोलक माने विलायक, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की 1 kg में विलेय का या सॉल्यूट का जितना मोल उपस्थित होगा उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उसी अवधारणा को बोलते हैं मोललता। उसको क्या बोलेंगे भाई? मोललता हम लोग बोलेंगे। अगले सवाल की तरफ आए लो। तो घोलक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहेंगे, मोललिटी कहेंगे। अगला सवाल है कि आदर्श विलयन के लिए क्या सही है? तो आदर्श विलयन, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे तो आदर्श विलयन बनेगा, और उसमें क्या होता है? डेल्टा माने इंथैल्पी में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, माने डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0, और डेल्टा वॉल्यूम में आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो
तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मतलब कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं, ऊष्मा में नो चेंज, ऊष्मा में क्या है, नो चेंज, नो चेंज, इसको ऊष्मा में क्या है, कोई बदलाव नहीं है, ऊष्मा में नो चेंज, नो चेंज जी, ठीक है। और इसी तरह से क्या लिखेंगे, आयतन में भी नो चेंज, आयतन में भी क्या है, दोनों को मिलाया गया सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो आयतन में भी वॉल्यूम में भी नो चेंज, इंथैल्पी में भी नो चेंज एंड वॉल्यूम में भी नो चेंज, नो चेंज। राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी और बटा पी नॉट, तो ये किसके बराबर होता है, x2 के, किसके, x2 मतलब विलेय के का मूल प्रभाज या मूल अंश, इसी को बोलेंगे, विलेय का मूल अंश को ही बोलेंगे, मूल प्रभाज को ही बोलेंगे, ठीक है। तो राउल्ट का नियम विलायक के कैसे होता है कि ये P1 होता है आपेक्षिक, ठीक है। राउल्ट का नियम तो आपका P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 होता है, ठीक है। इसी तरह P2 इज इक्वल टू P1 P2 नॉट और x2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन का वाष्प दाब जो है दिए गए कंस्टिट्यूएंट्स के माने मोल या दिए गए विलायक के मोल फ्रैक्शन के बराबर, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती, और ये आपका विलेय का आंशिक दाब जो है वो विलेय के मोल फ्रैक्शन के या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, माने P1 वेरीज x1 और P2 वेरीज x2, ठीक है। ये राउल्स का नियम का क्या है, किसका है, राउल्स का नियम, राउल्स लॉ, राउल्ट का नियम। जीरो 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 एम माने ये मोलरिटी, मोलर है, क्या है, 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन कितना होगा। तो देख ले लो कि MgCl2 किस में टूट, कितने आयनों में टूट रहा है, तो MgCl2 ब्रेक हो रहा है आपका किस में, Mg2+ में और किस में 2Cl-, मतलब कि 3 जो है कणों में टूट रहा है, तो इसलिए आपका लगभग तिगुना आपका जाएगा, हिमांक में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा आपका लगभग 3 गुना। अगला जो है हम लोग का कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का उपयोग किसके आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए करते हैं, तो विलेय के द्रव्यमान की गणना के लिए हम लोग करते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन, निश्चित ताप पर उबले और संयोजन में भी, संगठन में भी बिना कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसी को हम लोग एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं या स्थिर क्वाथी, क्या नाम हिंदी में बोलेंगे तो स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे। कौन जो है राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन शो करता है, ठीक है। तो धनात्मक विचलन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, धनात्मक विचलन वही वही लिक्विड सॉल्यूशन करेगा जिसमें क्या होगा, AA टाइप, AA और BB के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा हो, इन दोनों के बीच, दोनों के मिलाने पर जो इंटरेक्शन आ रहा है उससे, ठीक है, तो धनात्मक विचलन शो करेगा। कौन जो है राउल्स नियम से दोनों को मिलाया, दोनों के बीच इंटरेक्शन कम हो रहा है, किसकी तुलना में, ये प्योर जो है AA और BB के इंटरेक्शन की, माने प्योर A के अणु हो गए, प्योर B के अणु हो गए, उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा, जो अंतरक्रिया होगी वो क्या होगी, दोनों के मिलने के बाद जो अंतरक्रिया से कम होगी, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, तो उसको बोला जाएगा धनात्मक विचलन शो करेगा। तो ये बेंजीन और मिथेनॉल है,
मिथेनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा और फिर बेंजीन के साथ जो रिलेशन होगा, जो बेंजीन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो आपका कम मजबूत होगा किसकी तुलना में, ए और बी के, मैंने बेंजीन और मिथेनॉल के बॉन्ड की तुलना में। आगे कि हेनरी स्थिरांक का मान, केएच का मान क्या होता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। केएच का मान तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और गैसों की घुलनशीलता जो है वो किसी दिए गए द्रव में गैसों की घुलनशीलता घटती है। जब तापमान बढ़ेगा, केएच का मान बढ़ेगा तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब आपका तापमान बढ़ने पर गैसों की घुलनशीलता द्रव में घटती है। तो इसके लिए P इज इक्वल टू KHX, यही एक्सप्रेशन आता है, हेनरी के लॉग से ही आ रहा है, ठीक है, KHX, यही हेनरी स्थिरांक है KH। परासरणी दाब को व्यक्त करने का सही समीकरण, तो हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई परासरणी दाब को पाई इज इक्वल टू CRT। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पाई बाई C बराबर RT। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पाई बाई RT बराबर हो गया C। तो ये तीनों फॉर्म में क्या है, तीनों रूप में ये सही एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। RT बराबर क्या बच गया, तो इधर C बच गया। तो ये तीनों आपका ये सभी सही हैं। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोललिटी क्या, घोल की मोललता क्या होगी। तो आपको पता है कि भाई घोल विलायक क्या है, विलायक का कितनी मात्रा दी गई है, तो विलायक है आपका, घटा लेंगे, टोटल घोल कितना हो रहा है 234.2 ग्राम, और इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, इसमें से माइनस करना है 234.2 ग्राम, और इसमें से माइनस कितना करना है, घटा देना है चीनी की मात्रा, तो 234 कितना है 34.2 ग्राम। तो जब घटाएंगे तो ये हो गया 200 ग्राम, ठीक है जी। तो 200 विलायक की मात्रा हो गई, और विलेय की मात्रा कितनी होगी 34.2 ग्राम। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कैसे हो जाएगी, तो ये निकलेगी पदार्थ का भार कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 34.2 ग्राम, और 22 और O11, तो इसे निकाल लीजिए कितना हो गया आणविक द्रव्यमान, तो 12 गुना 12, 22 गुना 1, और कितना हो गया 11 गुना 16। तो ये आपका कितना हो गया, देख लीजिए लो, 12 बड़े 144 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, और ये 16 में 11 से गुना करेंगे तो 176, 176। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यही हो गया 6 और 2 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, और 8 और 2 10 4 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है। तो ये 342 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, मोलों की संख्या हो जाएगी, देख लीजिए कितनी आ जाएगी, तो मोलों की संख्या हो जाएगी आपकी, देख लीजिए 10 इधर गया, 1/10 मतलब 0.1, मोलों की संख्या होगी 0.1। अब 0.1 मोल जो है घुला हुआ है 200 ग्राम में, तो 200 ग्राम जो है उसको हम लोग पहले केजी में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 200 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम को अपने केजी में बदला तो 200/1000 कर देंगे, और ये आपका केजी होगा, ठीक है। सो हमने केजी में, क्योंकि आपका मोललिटी होती क्या है कि विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होनी चाहिए विलायक के 1000 ग्राम में, तो यहाँ पर मोलों की संख्या, मोललता क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी, मोललता हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकली है 0.1, किस में डिजोल्व होना चाहिए, तो 1 केजी, हाँ ठीक है 1 केजी, तो इसको केजी विलायक के द्रव्यमान, इसको हम लोगों ने बदल दिया केजी में,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0.5 कितना हो गया 0.5 m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 m हो जाएगा। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का। किसका, आरओ का उपयोग किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। शुद्ध जल पाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस माने समुद्री जल का डिसैलिनेशन करते हैं, उसमें लवण का हिस्सा जो है रिवर्स ऑस्मोसिस से हट जाता है और फिर शुद्ध जल आपको मिल जाएगा। वांट ऑफ गुणांक किसके लिए 2 होगा, तो जो 2 आयन में टूटे, तो Na2SO4 किस में टूट रहा है, Na2SO4 टूटेगा 2Na प्लस SO4 2 कितने आयन हो गए, तो यहाँ पर तो 3 हो गया। यहाँ देखिए BaCl2 में BaCl2 टूट रहा है Ba प्लस 2Cl-, यहाँ भी आयनों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ देखिए NaCl में क्या दिक्कत है, तो NaCl जो है Na प्लस में टूटा और Cl- में टूटा, इसके 2 हो गए, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर 2 किसके लिए हो गया, NaCl के लिए हो गया। अगला सवाल है अपना कि जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, आप लोग जानते हैं क्या है, तो परासरण दाब है। परासरण दाब से हम लोग जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कमरे के ताप पर भी ये संभव हो जाता है, मतलब परासरण दाब के द्वारा कमरे के ताप पर भी आप बायोमोलिकुल्स का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और 5% केन शुगर अनुभार है और आइसोटोनिक है 1% घोल के साथ। तो कैसे करेंगे लोग, C1 बराबर C2, माने C1 और C2 दोनों का बराबर है, कंसंट्रेशन बराबर है, कहा जा रहा है 5% है और अनुभार जो है 5% केन शुगर और आइसोटोनिक है किसके साथ, 1% घोल के साथ, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो इसके लिए 5/5 ग्राम है, 100 ग्राम मान के चलिए, तो 5% का मतलब है, हाँ, तो अनुभार 5/342 हो गया। और इधर से करेंगे C2 में कितना हो गया, ये तो 1% है तो 1 लिखेंगे और नीचे उसका पता नहीं है अनुभार कितना है, तो m लिख लीजिए इसका अनुभार। अब आगे करेंगे सॉल्व, जब इसको करेंगे तो 5 × m बराबर जाएगा, m मतलब मोलिकुलर वेट हो गया, mx कर दीजिए, mx, ठीक है। तो कितना हो गया 342 और आगे करेंगे तो mx परमाणु मोलिकुलर द्रव्यमान कितना हो गया 342/5। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 68.4। तो x का अनुभार मोलिकुलर वेट कितना हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया आपका 68.4। अगला सवाल है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसके लिए होगा। फिर वही बात कि वांट ऑफ फैक्टर जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा आयन में टूटेगा तो ग्लूकोज तो नहीं टूटेगा। BaCl2 आपका टूट रहा है किसमें, Ba प्लस में, Ba2+ और 2Cl- में, ठीक है। और इधर से Na टूटा तो 3 हो गए, कितने हो गए 3 हो गया, 1 और 2 3 आयन में टूट गया है। और ये Na+ आपका टूटेगा Na+Cl-, तो आपका ये 2 आयन में टूट रहा है। तो क्या जवाब आएगा, BaCl2 आ जाएगा, BaCl2। किसी घोल के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुलाए तो घोल विलयन की मोलरता क्या है। तो पहले तो मोलरता होती क्या है, तो विलेय का कितना मोल घुला है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलरता क्या है, मोलरता हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, कितनी संख्या, ये संख्या जितनी भी संख्या हो किस में घुली हो, तो 1 लीटर विलयन में, विलयन किसमें 1 लीटर विलयन। तो अब देखिए 200 ml है, किसी घोल के 200 ml में 2 ग्राम NaOH, तो NaOH का मोल निकालिए, NaOH के मोल कितने हो गए,
तो पदार्थ का भार कितना दिया गया भाई, 2 ग्राम दिया गया है, और सूत्र भार करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1/20 लिख सकते हैं, 1/20। ठीक है, और इधर से देखें सॉल्यूशन कितना है, 200 ml, तो 200 ml को लीटर में बदल दीजिए। विलयन का आयतन क्या है, तो आयतन, विलयन का आयतन आप निकाल लीजिए कितने हो गए, तो 200 ml को आपने बदल दिया लीटर में, तो 1000 से भाग दे दीजिए तो ये लीटर में हो गया। कितना हो गया, 1/5। तो मोलरता क्या हो जाएगी, मोलरता हम लोग लिखेंगे, मोलरता कैसे निकलेगी, फॉर्मूला में लिख दीजिए, मोलरता रख दीजिए, तो क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो 1/20, और विलयन के आयतन कितना है, तो 1/5, 1/5 लीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 गुना कितना, 5/1। ठीक है, तो 5 चौके 20, 1/4 मतलब 0.25 आ गया, 0.25 m हो जाएगा जी। ठीक है, मोलरता हो जाएगी 0.25। अगला सवाल है, प्रसरण दाब की इकाई क्या होती है, तो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। किसी विलयन के अणुसंघ गुणधर्म का मान निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, तो ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर, और मोलल औमने केएफ निर्भर करता है, केएफ निर्भर करता है, केएफ और केबी, केएफ और केबी। केएफ क्या है, केएफ होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नाम हो गए इसके केएफ के। तो केएफ और केबी को क्या होता है, केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, दोनों की इकाई केजी पर मोल, दोनों की यूनिट क्या होती है, यूनिट ये दोनों की हो गई केजी पर मोल, केएफ और केबी दोनों की। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट्स को बोलेंगे। तो क्या हो गया, केजी पर मोल यूनिट होगी आप। तो ये दोनों निर्भर करता है किस पर, विलायक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करता है। मोल प्रभाज की इकाई देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है जैसे हम XA के मोलों की संख्या निकालते हैं, NA इसके कितने, A के कितने मोल हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर Na प्लस NB। ठीक है, इसी तरह से XB हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या लिखिए, NB, Na मतलब B के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या Na प्लस NB। तो क्या हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऐसे इसी फॉर्मूला से निकालेंगे लोग। और मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा, इकाई रहित हो जाएगी। कि CaNO3 ट्वाइस में वांट ऑफ फैक्टर, तो पहले तोड़ के देखें, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, तो Ca2 प्लस में टूटा और प्लस 2 NO3 माइनस में टूटा। कितने कण हो गए, तो 3 कण हो गए, 3 आयन हो गए, तो इसलिए वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 आयन हो गया, 3 आयन हो गए आयंस, तो 3 हो गया। आदर्श विलयन राउल्ट का नियम पालन करते हैं, सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं।
अगला सवाल है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 0 पॉइंट, फिर वही सवाल आ रहा है कि भाई मोललता के ही कंसेप्ट से ये सवाल है। तो मोललता क्या होती है कि कितना विलेय का कितना मोल घुला है। मोललता क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किसमें देखेंगे तो 1000 1 kg विलयन में, 1 kg विलायक में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 0.1 मोल है, कितने विलेय के मोलों की संख्या 0.1 मोल है होने पर विलयन, और इसमें क्या है 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, 1 kg। तो फॉर्मूला से कंसेप्ट से क्या पता चला, ये मोललता होगी 0.1 मोल, 0.1 मोलल, 0.1 मोलल हो गया जवाब। फिर सवाल है कि कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म, एक बार फिर इस तरह का सवाल आया था, देखे लो। तो क्या हो जाएगा, प्रकाशिकीय हिमांक का अवनमन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षिक अवनमन भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, प्रकाशीय सक्रियता नहीं होती है, सक्रियता नहीं होती है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक कितना होता है, के, अभी चर्चा के लिए क्या यूनिट हम लोग देखे थे, के केजी पर मोल, के केजी पर मोल, ठीक है। और इसी का नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसी को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे। तो ये 1.86 के केजी पर मोल इसका जवाब आएगा। परासरण की क्रिया को किसके द्वारा लिखा जाता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो अतिरिक्त दाब लगा करके हम लोग रोक सकते हैं, अतिरिक्त दाब लगा करके रोक सकते हैं। 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, एक सॉलिड स्टेट के सवाल देखे, दूसरा यूनिट हम लोगों ने सॉल्यूशन पर बातचीत कर ली। अब जो है अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा जो चैप्टर है उसके सवाल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, सब कोई जानता है ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, एनोड पर, और रिडक्शन क्या होता है, इसके लिए रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, रेड कैट कैसे करेंगे, रिडक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे समझेंगे। रेड कैट यदि कहा जाए कब मतलब क्या हो गया, रिडक्शन एट कैथोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला सवाल ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। दूसरे सवाल पर आए लो। दूसरा सवाल है विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकत्व होता क्या है, विशिष्ट चालकत्व होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो आपका कप्पा से दिखाते हैं, और ये होता है रेसिस्टिविटी का इन्वर्स 1/ρ। अब ये रो कहाँ से आया, इसका यूनिट हम लोग कैसे लाएंगे, सो देख लें कैसे होगा। रो जो है यूनिट है वो कहाँ से आया, रो का यूनिट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, L/A के, L/A के मतलब कि किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो यहाँ पर रो आएगा, रो L/A। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो रो हम लोग निकाल लेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रो की यूनिट पहले पता कर लें। रो की यूनिट कैसे हो जाएगी, रेसिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकलेगी। आर का सब कोई जानता है, आर का क्या होता है, ओम होता है, ओम या OHM लिख सकते हैं। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का हो गया। लेंथ का क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओम, OHM, ओम सेंटीमीटर। किसका हो गया, रेसिस्टिविटी का हो गया। तो कितना हो गया, 1/1 ओम और CM। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम का इन्वर्स, क्या हो गया, ओम का इन्वर्स और CM का इन्वर्स। ओम को ही कभी कभी मोहो भी बोलते हैं, MHO, उलट दिए तो मोहो हो गया, CM। और यहाँ पर क्या हो गया, इसी को साइमन भी बोलेंगे, तो साइमन और CM, ठीक है। तो यही आपका जवाब आएगा, पर ओम पर CM, चाहे ये साइमन ही आपका, साइमन पर CM। नेक्स्ट सवाल है फैराडे, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है
विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो m बराबर होता है ZQ, m बराबर क्या होता है ZQ, और ये Z यही रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे किसी पदार्थ से, तो हो जाएगा आपका क्या है, रासायनिक तुल्यांक के बराबर पदार्थ उसमें से मुक्त होगा। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे किसके कितने के बराबर होता है, ये होता है आपका 96,487 कूलम, 96,487 कूलम के बराबर होता है। इसी को कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लगभग लेते थे, 96,500 कूलम के लगभग ये हो गया। अगला सवाल है आपका कि सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। इसको G स्टार से हम लोग दिखाते हैं, सेल स्थिरांक या सेल के कांस्टेंट को G स्टार से दिखाएंगे। तो इसका यूनिट रख के देख लीजिए, L का यूनिट cm में और A का यूनिट cm स्क्वायर। 1 से ये cm कट गया तो कितना हो गया, cm इनवर्स, क्या हो गया, cm इनवर्स इसकी इकाई हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है आपका कि ZnS और Zn2 प्लस इक्वस Cu2 प्लस इक्वस और Cu सॉलिड, यह जो है किस सेल का निरूपण है। तो सबको पता है डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, इसी का निरूपण करते हैं हम लोग इस तरह से। अगला सवाल है आपका कि लेड संचायक सेल को चार्ज करने पर क्या होता है। तो H2SO4 जो है पुनः उत्पन्न होता है। जब चार्ज हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होती है और फिर उसमें H2SO4 उत्पन्न होता है। और यही आपका लेड संचायक सेल में क्या, लेड स्टोरेज बैटरी में यही रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन चार्जिंग के दौरान होगा और फिर आपका H2SO4 पुनः उत्पन्न होगा। कौन सा सेल H2 और O2, कौन सा सेल H2O2 की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सभी पढ़े हैं। कौन सा जवाब हो जाएगा, तो फ्यूल सेल हो जाएगा, ईंधन सेल इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा क्या है। तो कैसे देखेंगे हम लोग, ये O2 माइनस है और इसको O2 माइनस, और इससे क्या बनाना है, O2 बनाना है। तो 2O ले लेंगे O2, और ये कितना हो गया आपका, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो रहा है। इसका मतलब है 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। कितनी है, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 16 गुना 2 क्या हो गया, 16 ऑक्सीजन का, और गुना 2 बराबर कितना हो गया, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करना है तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आपकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है आपका जंग, जंग सब रस्टिंग ऑफ आयरन सब परिचित है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो आपका होता है Fe2O3 x मोलिकुल्स ऑफ वाटर, फेरिक ऑक्साइड है और इसमें x मोलिकुल ऑफ वाटर हो गया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग क्या विभव का मान रखते हैं, तो 0 रखते हैं, 0 हम लोग इसका मान रखते हैं, 0 वोल्ट रखेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको बोला जाता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका विभव हम लोग लेकर चलते हैं 0 वोल्ट। किसी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ क्या होता है, तो साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। माने ई सेल आपका साम्यावस्था पर इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, उसका वैल्यू 0। फिर है कि 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम, एल मीन्स एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, Al3+ है, इससे आपको क्या बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन जब आप इसको देंगे तब जाके एल्यूमिनियम मुक्त होगा। तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। 1 फैराडे में कितना हुआ, 96,500, और इसको गुना कर दीजिए आप, किससे गुना करेंगे, ये 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा ये 28.95 और 10 पर पावर 4 कूलम इसका जवाब आएगा। गुना करके देख लेंगे लोग, गुना करने में आप लोग सक्षम हैं। तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, तो विद्युत अपघट्य की चालकता जो है बढ़ती है।
क्योंकि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य जो टूटेगा, मतलब जैसे NaCl है वो टूटा, Na+ और Cl-, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने के चलते क्या हो गया, श्यानता उनकी कम होगी और फिर विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी सेल को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। रासायनिक ऊर्जा को बदला किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सा सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल। कौन सा धातु जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो जो वैसे धातु जो कम सक्रिय या मध्यम सक्रिय हैं उनको हम लोग विद्युत अपघटन से उनको नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जबकि अधिक सक्रिय धातु को हम लोग विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। ऐसा धातु है आपका कौन सा, आयरन है। तो आयरन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या करेंगे, कार्बन के साथ अपचयित करके रिड्यूस करके हम लोग आयरन प्राप्त करेंगे। जलीय घोल में हाइड्रोजन से निम्न में से किसे अवकृत नहीं करें, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हाइड्रोजन उनसे रिप्लेस नहीं होता। ये जिंक जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको अवकृत नहीं कर पाएगा। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन पर एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो एनोड पर आपको Cl2 गैस मिलेगा और कैथोड पर H2 गैस मिलेगा। कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, अभी आया था इससे रिलेटेड सवाल एक, कि विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के बराबर ही आपको, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित ये आपका फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम है। विद्युत अपघट्य सेल में जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन घोल में प्रवेश करते हैं वो आपका कैथोड हो जाएगा। जब आप इसका क्या आएगा, कैथोड, जो रेड कैट हम लोग जिसको कह रहे थे। अगला है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व तो क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व तनुता बढ़ाने पर घटता है, क्योंकि इकाई आयतन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। डाइल्यूट करने पर वो कम मात्रा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का सॉल्यूशन आपने बनाया, या नमक का सॉल्यूशन एक गिलास में बनाया, अब उसको लोटे में रख दीजिए, जग में रख दीजिए, तो क्या हो गया, चीनी की मात्रा कम हो जाएगी। यही स्थिति यहाँ पर आ रही है, तो विशिष्ट चालकत्व तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगा। लवण सेतु के लिए, साल्ट ब्रिज के लिए किस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, KCl का भी, ये तीनों का, KCl का भी, KNO3 का भी, NH4NO3 का भी, इनमें से सभी इसका जवाब आएगा। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है लवण सेतु बनाने के लिए दोनों की मोबाइलिटी जो है, दोनों जो आयन टूटे, मतलब K+ और Cl- दोनों की मोबाइलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है, सब कोई जानता है एनोड क्या होता है, सोर्स ऑफ ऋण आयन का सोर्स होता है एनोड, ऋण आयन का सोर्स होता है एनोड। लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आयरन को कैथोड बना करके, माने आयरन का प्रोटेक्शन कैसे, कैथोडिक प्रोटेक्शन उसको बोलेंगे, कैथोड बना करके उसको प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि किसी सेल अभिक्रिया की स्वतः स्फूर्तता, स्पॉन्टेनिटी के लिए, अपने आप वो रिएक्शन हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए ΔG <0, माने ΔG आपका निगेटिव होना चाहिए, और ई सेल, इसको ऐसे लिख लेना, ΔG क्या होगा, ΔG आपका <0 और ई सेल आपका हो गया, ई सेल क्या होना चाहिए, <0, ये आपकी शर्त है। ठीक है, ΔG क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, और ई सेल आपका धनात्मक होना चाहिए। धातु ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट है, -1.66 वोल्ट है, -0.40 वोल्ट है और +0.80 वोल्ट है। किसकी अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी, तो ऋणात्मक में जिसका सबसे अधिक ऋणात्मक मान किसका है, तो ये 3.05 का है, तो यही सबसे ज़्यादा अवकरण क्षमता इसी की सबसे ज़्यादा होगी।
तो इसमें जवाब आएगा ए। इसका कितना है -3.05 वोल्ट। और जब बुक में आप देखेंगे तो ये लिथियम के लिए आ रहा है, आप लोग टेबल जब देखेंगे तो इसमें पता चलेगा। कोलरास का नियम है, कोलरास लॉ होता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का। तो जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्या जिनसे मिल के बना है उनके स्पेसिफिक कंडक्टेंस के योग के बराबर होता है। मतलब लेमडा हो गया मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर, तो धनायन और ऋणायन दोनों के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो गया। कभी कभी लेमडा के लिए इस तरह का भी सिंबल आप देखे होंगे, ये लेमडा में यहाँ पर लिखा, ऐसा भी सिंबल आपको दिखने में मिला होगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है, तो कितना होता है 96,500 कूलम आवेश होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर। मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब आप लोग सभी जान रहे हैं क्या होता है। जैसे कहा जाए आपको कि 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम मतलब कि सोडियम का एक मोल में कितने एटम्स हो गए, 6.023 10⁻23। तो ये क्या है, इतने 6.023 10⁻23 जिसको Na से दिखाते हैं, एवोगाड्रो नंबर है ये आपका। तो इतने 6.023 10⁻23 परमाणुओं का क्या है, परमाणुओं का भार है कितना 23 ग्राम सोडियम। तो वही हो गया एक मोल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, एक मोल इलेक्ट्रॉन हम बताना चाह रहे थे कि मोल से हम लोग कैसे, जैसे एक मोल H2O बोला जाए, एक मोल H2O, तो H2O का कितना ग्राम, H2O का 18 ग्राम के बराबर। अब इस 18 ग्राम H2O में कितना H2O के अणु होंगे, तो 6.023 10⁻23 अणु होंगे। नेक्स्ट सवाल देखें लोग क्या है, विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, किसका मापक है, तो आयनन का आयोनाइजेशन इससे मापा जा सकता है। नेक्स्ट है कि CuSO4 की घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित होता है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आपका क्या होता है, आपका आयरन होगा और CuSO4 से ये ऊपर आएगा। तो CuSO4 में आपने क्या डाला, तो आपने डाला Fe को डाला, घोल में चला गया Fe, तो FeSO4 बन गया और Cu आपका रिड्यूस हो गया, Cu आपका बाहर निकल गया घोल से। तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें देखा जाए कि इसका कलर कैसा था, नीला रंग था। CuSO4 5H2 कैसा था, नीला रंग था। और FeSO4 Fe जैसे ही घोल में गया तो क्या हो गया, इसका कलर हल्का हरा हो गया, हरा कलर का ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। मतलब कि ये ज़्यादा सक्रिय इसमें कौन है, आयरन ज़्यादा सक्रिय है कॉपर से, तो इसीलिए घोल से विस्थापित कर दिया कॉपर को और खुद घोल में चला गया, तो हरा रंग इसका होता है। अगला है मोलर चालकता की इकाई की। मोलर चालकता क्या होती है, तो लेमडा m होता है कप्पा बाई कंसंट्रेशन C। कैसे ये आएगा, कौन सा सही होगा, इसको देख लेना। अभी कप्पा की इकाई हम लोगों ने देखी थी, तो कप्पा की इकाई थी पर ओम पर cm, मतलब कि ओम -1 और cm क्या था -1। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मतलब कि सांद्रण की इकाई क्या होती है, तो मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के लिए cm क्यूब का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते, क्योंकि cm में लिया गया तो cm क्यूब मोल पर लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले लो तो क्या हो जाएगा, ओम तो ऊपर ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये cm पर -1 है, अब +3 हो गया, इधर से मोल क्या हो गया, मोल भी इनवर्स में चला गया, तो क्या हो जाएगा, ओम पर आपका -1 हो गया और cm पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और मोल पर क्या हो गया -1। तो क्या जवाब आएगा, इसमें से देख लीजिए लो, आसानी से इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। कितना हो जाएगा जी, देखिए पर ओम को साइमन भी कर सकते हैं, ये साइमन हो गया, साइमन cm स्क्वायर पर मोल, या साइमन cm स्क्वायर पर मोल। तो जवाब क्या है आपका, देख लीजिए कहाँ ऑप्शन सही दे रहा है, साइमन cm स्क्वायर पर मोल। ये साइमन cm तो है,
लेकिन सीएम का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर साइमन का इन्वर्स कर दिया है तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ ओम सीएम स्क्वायर तो साइमन सीएम स्क्वायर, तो पता चल गया कि हम लोग कैसे इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अगला है आपका कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड का मात्रक क्या है, तो ग्राम पर कूलम, ग्राम पर कूलम है। अगले सवाल की तरफ, जलीय विलयन में किस आयन का मोलर चालकत्व तो सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है तो इसका मोलर चालकता कितने, मोबाइलिटी सबसे ज्यादा होगी तो इसका चालकत्व तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CO4 के घोल से कितना तांबा को मुक्त करेगा। ठीक है, तो कैसे होता है, इक्विवेलेंट वेट आप करेंगे कितना तांबा मुक्त होगा, तो पहले क्या करेंगे, तांबे का परमाणु द्रव्यमान Cu का परमाणु द्रव्यमान किससे भाग देंगे, द्रव्यमान को हम लोग भाग देंगे किससे, तो संयोजकता से भाग देंगे, या इसको रिड्यूस करने में कितना इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम जेड का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जेड निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा CuSO4 में, तो यहाँ देखिए कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना, 63.63 ग्राम होता है, और यहाँ संयोजकता कॉपर की क्या है, 2 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 31.75 ग्राम कॉपर। फिर है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सबको पता है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इसके पहले भी ग्रेफाइट मिल चुका है, कहाँ मिला है, तो हम लोग पहला चैप्टर जो कर रहे थे सॉलिड स्टेट, उसमें ग्रेफाइट की संरचना के बारे में, या ग्रेफाइट जो है कोवैलेंट सॉलिड का बेहतरीन एग्जाम्पल था। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का सवाल अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला सवाल है कि किसी भी कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है। कैसे पता चला, तो आर्हेनियस का जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू AE⁻−EA/RT, इससे पता चला कि तापक्रम पर निर्भर कर रहा है। और K क्या है, K वेग स्थिरांक है, A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। तनु NaOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, CH3COO(C2H5), और क्या करना है, जल के द्वारा अपघटित करना है, किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, बनेगा आपका CH3COONA और प्लस क्या हो गया, C2H5OH। इसी को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, मैंने साबुन बनाने का रिएक्शन भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इस दोनों के कंसंट्रेशन पर, दो अभिकारकों के कंसंट्रेशन पर निर्भर किया, सांद्रण पर निर्भर किया, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो है किस सीमा तक रहता है, तो 2 से 3, 10 डिग्री सी टेम्परेचर आप बनाएंगे, Q10 यदि करेंगे तो 2 से 3 डिग्री का 10 डिग्री टेम्परेचर बनाएंगे तो प्रतिक्रिया का दर जो है आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ये आर्हेनियस के ही इक्वेशन जो अभी लिखे थे उसी से पता चला। यदि वेग स्थिरांक रेट आपका के ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, मीन्स कंसंट्रेशन सांद्रण है किसका, ए का सांद्रण, एक अभिकारक का सांद्रण के पावर को n से दिखाया गया है, दूसरे अभिकारक के सांद्रण को b से दिखाया गया है, और उसका पावर क्या है, m है। आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, दोनों पावर को जोड़ देंगे, मतलब n प्लस m, क्या हो जाएगी, n प्लस m हो जाएगी वेग समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट है आपका कि अभिक्रिया 2A प्लस B से क्या मिल रहा है, C मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी दर को, इस समीकरण जो लिखा गया, अभिक्रिया जो लिखी गई है, उसके दर को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट्स या अभिकारक का सांद्रण समय के साथ क्या होता है, घटता जाता है, और उत्पाद का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 1/2 डी, प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट साइड में है dA/dt, माइनस शो कर रहा है कि आपका dA का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये भी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट अभिकारक के ही साइड में क्या है B भी है, तो B का कंसंट्रेशन भी समय के साथ क्या हो जाएगा, घटेगा। और किसका बढ़ेगा, उत्पाद के साइड में आपका C है, तो C का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा। तो क्या जवाब आएगा, ये सब आपके सही एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है, अर्ध आयु आप लोग को पता है, अर्ध आयु होता है कि वैसा किसी पदार्थ की मात्रा जितने समय में आधी हो जाती है वही उसकी अर्ध आयु कहलाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है, अर्ध आयु को टी हाफ से दिखाते हैं 0.693 और बाई के यही वेग स्थिरांक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहती है, इसी को सक्रियण ऊर्जा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, जिसको ईए से हम लोग दिखा रहे थे, ये ही एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है, जो आर्हेनियस इक्वेशन में आपको मिला कि K इज इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस EA/RT। तो ये यही सक्रियण ऊर्जा है। तो अभिकारक को उत्पाद बनाना है तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। किस कोटि की अभिक्रिया में वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो सबको पता है क्या है वो। जैसे मान लीजिए कि रेट आपने लिखा, किस पर निर्भर किया, K A पर पावर n, ठीक है। अब ये n का मान यदि 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, n का मान आपका 0 हो जाए, K A पर पावर 0, तो क्या हो जाएगा, K हो गया, इधर रेट हो गया, रेट माने dx/dt, dx/dt। तो इधर इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट आप लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ठीक है, तो वेग स्थिरांक और रेट दोनों की इकाई किसके लिए बराबर हो जाती है, तो K की भी यूनिट ये ही हो गई और dx/dt की भी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट यूनिट, रेट की इकाई मतलब वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई जो क्या होगी, बराबर होगी। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, एक्टिव मास पर, सक्रिय द्रव्यमान। लॉ ऑफ मास सेक्शन से पता चलता है कि रेट बराबर, जैसे A है और ये B है, दोनों मिलकर के C दिया, तो रेट क्या लिखेंगे, रेट निर्भर करेगा K A पर पावर, K A पर पावर A के कंसंट्रेशन और B के कंसंट्रेशन पर निर्भर किया। तो ये क्या है, A का सक्रिय द्रव्यमान है, एक्टिव मास है, और B का एक्टिव मास है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और एक जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, ठीक है, और एक उत्प्रेरक क्या करेगा, ये यहाँ से एक अल्टरनेटिव पथ दे करके रास्ता बदल दिया, सक्रियण ऊर्जा भी कम कर दिया, एक दूसरा रास्ता आपको सजेस्ट, दूसरा मार्ग आपको दे दिया। तो सक्रियण ऊर्जा को घटाता है और क्या करता है, वेग बढ़ाता है। तो B और C इसका रिजल्ट है। H2 प्लस Cl2 2HCl, HNu इसमें लाइट जोड़ा गया है, क्या है आपका H2 प्लस Cl2, HNu मीन्स की लाइट की उपस्थिति में ये आपका हो रहा है रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका 2HCl। तो इसकी कोटि क्या होती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान अभी हम लोगों ने देखा 0.693/K। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ माने अर्ध आयु क्या हो जाएगी, तो आपका 0.693/K। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे निकलेगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, K जैसे रेट लिया आपने, रेट बराबर क्या होता है, K
ए पर पावर एन, यही है, यही एक्सप्रेशन आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई के कैसे हम लोग निकालेंगे। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के हम लोग निकालना चाहते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रेट बटा ए पर पावर एन। अब रेट क्या होता है, रेट dx बाई डी टी होता है, तो dx बाई डी टी के लिए क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी का यूनिट क्या हो जाएगा, a पर पावर -1 n हो गया, ठीक है। तो dx बाई डी टी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, dx हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इधर क्या हो जाएगा, बटा हो गया a का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और इसका सांद्रण क्या हो गया n। तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले ही से मोल पर पावर, मोल पर लीटर है, और ये पहले से ही 1 है, 1 माइनस n हो गया, और पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए ये n का मान 0 हो जाएगा। n का मान यदि 0, क्या एक्सप्रेशन, क्या यूनिट आया, मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ये 0 रख दिया जाए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, यदि मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो n का मान 1 रख लीजिए, तो मोल पर लीटर, और इस पर क्या हो गया, इस पर पावर हो गया 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, गायब हो गया, पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का कितना हो गया, पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट हो गई पर सेकेंड, और ये यूनिट किसकी होगी, जीरो ऑर्डर की रेट यूनिट क्या हो गई, के का रेट यूनिट, मतलब कि वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। अगले सवाल की तरफ बढ़े लो। रेट दे दिया गया है आपका के, रेट बराबर के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। तो अब कहा जा रहा है बी यदि तिगुना कर दिए तो कैसे हो जाएगा, रेट बराबर लिखेंगे के ए तो वही रहेगा, और बी को कहा जा रहा है तिगुना, कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है 3 का के ए, और ये हो गया बी का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये पहले का रेट के 9 गुना 9, और ये किसका है, ये R1 यदि माना जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना, माने पुरानी रिएक्शन के रेट का 9 गुना हो गया, 9 गुना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, फिर हम लोग जो फॉर्मूला डिजाइन किए निकाले हैं उससे निकाल सकते हैं, क्या है, के की यूनिट किसकी यूनिट, के की इकाई निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, तो मोल पर लीटर, इस पर लिखेंगे 1 माइनस n, और यहाँ पर सेकेंड। क्या करना है आपको, n का मान 2 रखना है, द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो n का मान 2 रख दीजिए, तो मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 2 हो गया पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इधर क्या हो जाएगा -1 पर सेकेंड। अब क्या है, मोल इन्वर्स में चला गया, मोल क्या हो गया, मोल पर पावर -1 और लीटर पर पावर -1 इंटू -1, तो क्या हो गया आपका पर सेकेंड। तो ये रिजल्ट आ गया, मोल हो गया पर मोल, और लीटर पर सेकेंड, चाहे इसको लीटर तो यहाँ मिलाए लो तो कैसे, लीटर पर मोल, क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल और पर सेकेंड। तो ये आपका जवाब जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। CH3COH फिर इथाइल एसीटेट आपका आ गया, उसका जल के साथ जो क्या है अपघटन किया जा रहा है। तो जल की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि जल को क्या लिख रहे हैं लोग, जल की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जल की मात्रा को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का,
क्योंकि H2O का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एस्टर हाइड्रोलिसिस हम लोग ऑर्डर ऑफ एस्टर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर क्या होता है? तो शून्य कोटि में क्या होता है? कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट बराबर हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इस दोनों के कंसंट्रेशन को का पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो रेट हो गया आपका ये वाला, मतलब रेट केवल के बराबर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। टी हाफ 1/a पर पावर n-1 है। n क्या दर्शा रहा है? तो n आपको दर्शा रहा है, टी हाफ निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, किसके वैल्यूज? 1/a पर पावर n में। n क्या है? ऑर्डर है। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का ऑर्डर है। 3O2 से 2O3, O3 क्या है? ओजोन है। 2 मोल ओजोन लिया जाए तो इससे मिल रहा है 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, या 2 अणु ओजोन का लिया जाए तो इससे मिल रहा है आपका, ओजोन का 2 मोलिकुल लिया जाए तो इससे 3 मोलिकुल ऑक्सीजन का मिल रहा है। तो इसके लिए क्रियाविधि में मंद पद दिया गया है, O + O3 2O2 है, तो वेग समीकरण इसका हो जाएगा KO3 का स्क्वायर, और O2 पर इसको ऐसे से स्टीडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं इसका वेग स्थिरांक। रेट लॉ इसके लिए लिखते हैं लोग, तो ये कब SSA से SSA से। शून्य कोटि की अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगता है? ए के कैसे पता चलता है? तो x बराबर होता है KT, x बराबर KT। अब एक x बराबर a रख दीजिए, तो क्या रखने पर, तो क्या हो जाएगा? रखने पर तो ये हो जाएगा आपका a बराबर KT, तो t बराबर हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा? a/k। टाइम कितना लगा? a/k लगा। अगले सवाल की तरफ आए लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 30 मिनट है, तो 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा? तो आपके पास फॉर्मूला है, टी क्वार्टर बराबर होता है 2 × t½ 2 × t½ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, किसके लिए बात हो रही है? ये फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो टी क्वार्टर माने टी 75% पूरा होने में कितना लगा? 2 × t½ तो 2 × कितना हो गया? हो गया आपका t½ कितना दिया? 30 मिनट है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, 60 मिनट मतलब क्या हो गया? 1 घंटा बराबर हो गया 1 घंटा। 1 घंटा एक घंटा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा, किस समीकरण, किस फॉर्मूला से? मोल पर लीटर और पर सेकेंड, 1 - n और पर सेकेंड। ठीक है, n का मान 1 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर पावर कितना हो गया? 1 - 1, और इधर से पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और ये क्या हो गया? 0। तो किसी भी राशि के ऊपर पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 हो जाता है उसका मान, तो 1 × पर सेकेंड बराबर पर सेकेंड हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सही ग्राफ क्या है? वेग बनाम सांद्रता, वेग बनाम सांद्रता, वेलोसिटी वर्सेस कंसंट्रेशन, सीधी रेखा। और समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? सांद्रता, सब शुरू में जो पदार्थ लिए तो समय के साथ उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? घटते जाता है, सांद्रता घटती जाती है। तो समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? घटती है।
आर्हेनियस समीकरण है, हम लोग आर्हेनियस से चर्चा कर लिए हैं कि k इज इक्वल टू ए ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आगे ये क्या है? ये है इसमें, ये क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? तो टी है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है। और के क्या है? के ही आपका वेग स्थिरांक। क्या के क्या है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापक्रमों पर वेग स्थिरांक ज्ञात करके। कैसे? इसका भी एक्सप्रेशन आता है ln k2 बाई k1, ln k2 बाई k1 लिखेंगे E A बाई आर, E A बाई आर। अब 1 बाई T1, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो इसी एक्सप्रेशन से हम लोग ज्ञात करेंगे सक्रियण ऊर्जा का मान, इससे निकालेंगे लोग। क्या? दो विभिन्न तापक्रमों पर वेग स्थिरांक ज्ञात करें। एक तापक्रम पर K1 वेग स्थिरांक है, दूसरे तापक्रम पर K2 है। E एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट, T1 जो है और T2 क्या है? दो विभिन्न तापक्रम हो गया। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है क्योंकि यह क्या है? सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अगला सवाल है कि यदि वेग स्थिरांक k की इकाई पर सेकंड है तो वो कौन सी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? वेल नोन सवाल है, सब कोई परिचित है इससे कि अब अभी हम लोगों ने देखा कि पर सेकंड किस ऑर्डर की के वेग स्थिरांक की इकाई होती है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इकाई होती है k की फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। पर सेकेंड इकाई किसी होती है? पर फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का भी हम लोग देख लिए। सेकेंड ऑर्डर का क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर के लिए ये भी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते। के लिए के का मान क्या हो जाता है? के लिए के हो जाता है, के की यूनिट क्या हो जाती है? लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए ये सेकेंड किसके लिए? ये सेकेंड ऑर्डर के लिए के हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के हो गया। और ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जाए कि थर्ड ऑर्डर के लिए क्या है, तो थर्ड ऑर्डर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए के, तो क्या फॉर्मूला क्या है आपके पास? मोल पर लीटर पर मोल पर लीटर पर 1 माइनस एन हो गया और पर सेकेंड। तो यहाँ पर एन का मान कितना रखना है? थर्ड ऑर्डर के लिए 3 लिखना है। तो मोल पर लीटर और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मोल हो गया और पर लीटर और यहाँ पर हो गया -2 हो गया पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? मोल पर तो हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ाएंगे तो मोल पर हो गया आपका, मोल पर -2 आ रहा है और -2 और लीटर पर पावर 2 हो जाएगा और पर सेकेंड। मतलब मोल पर पावर -2, लीटर पर पावर 2 और पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है? थर्ड ऑर्डर के लिए के की यूनिट। थर्ड ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई इस तरह से हम लोग निकालेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित रहती है, कांस्टेंट रहती है।
अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये इसमें सवाल पूछा गया है, टी हाफ एक सवाल में आपने देखा था 1/a⁻n-1। अब पूछा जा रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती कब होगा, तो n का मान क्या रख दीजिए, टी हाफ आप रख दीजिए, कितना हो गया n का मान, यदि 2 रख दे तो 2-1 हो गया, कितना हो गया 1/a। तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किस ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 0.693/k। ठीक, तो इस तरह से आपका हुआ। और 3 रख दिया थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए आपका, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें n का मान 3 रख देंगे तो आप थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है का उदाहरण है एस्टर का जल अपघटन और चीनी का प्रतिलोमन, इन्वर्सन ऑफ प्रतिलोमन, इन्वर्सन ऑफ शुगर, और ये क्या है फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगला है कि यदि रेट दे दिया गया के और ए, अब कहा जा रहा है यहाँ देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए कि रेट बराबर क्या लिखें, तो रेट आपको लिखना है के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। करना क्या है, सो देख लीजिए कि ए के सांद्रण को दुगुना कर देना है, ए के सांद्रण को क्या करना है, डबल कर देना है, तो के 2a हो गया, और b के सांद्रण को कह रहा है कि आधा कर दीजिए, मतलब b/2 या 1/2b कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो रेट पर कोई फर्क पड़ा, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब रेट ज्यों का त्यों रह गया, अपरिवर्तित रह गया। रेडियो धर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव डीके किस कोटि की अभिक्रिया है, सबको पता है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब के का मान दे दिया है 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड, तो अर्ध आयु क्या होगा, ये पर सेकेंड से पता चल रहा है कि आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्या लिखेंगे, आपको पता है टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/k। अब k का वैल्यू दे दिया गया है, कितना है 0.693, और बाई है आपका 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 600 सेकेंड आपका 600 सेकेंड इसका वैल्यू आएगा, 600 सेकेंड। तो इन्हीं सवालों के साथ जो 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें से पहले 4 चैप्टर्स के सवाल हम लोग डिस्कस किए। अगले नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर के हम लोग फिर आएंगे, तो फिर और सवालों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।